कैपिटा इनकम है वो लगभग 191 लाख रुपीज़ है, यानी 191 लाख रुपया है एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम। लेकिन इनका अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 4-5 हज़ार भी नहीं है, तो ये अपने घर को कैसे चलाएंगे। दूसरी बात वो कह रहे सही है कि 60 साल के बाद वो पेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं, वो क्या करेंगे। अभी आपने बाकी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, मेरा ये कहना है, मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी गवर्नमेंट अगर बनती है तो मैं सारे जितने बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर के, उनको जो है एक फैमिली में एक बुजुर्ग को, सारे लोगों को जो है 4 से 5 हज़ार तो मिनिमम पेंशन दूंगा। फिर इनका कैलकुलेशन कितना बैठेगा वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो देखना पड़ेगा। तो इनको 15 से 18 हज़ार मिलना चाहिए वेतन, बिल्कुल सही है। उनको कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में कम से कम लाया जाना चाहिए, वर्कमैन्स के डेफिनेशन में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जायज़ है। और उनको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड है। इसका मैं पूरे तरह समर्थन करता हूँ। केवल बस्तर में यहाँ खड़ा हूँ इसलिए यहाँ नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी के वर्कर्स का समर्थन करता हूँ इस डिमांड को लेके। और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के आंगनवाड़ी के वर्कर्स की ये समस्या है, उन तमाम लोगों का मैं समर्थन करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो बेचारी बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ वो सही में जो है इतना संघर्ष कर रही है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको ताली बजाएं और ये न्यूज़ को कृपया करके दिखाइए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा ये होना चाहिए। ये समस्या नहीं, समस्या यही है इंडिया की। यस, बोलिए। और कोई सवाल? सर, आगे के लिए क्या रणनीतियां हैं एपीआई की? एक तो छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव दोनों हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें को कर रहे हैं और लोकसभा की 200 से ज़्यादा सीटें 18 राज्यों से ज़्यादा जी। और मैं भी स्वयं पार्लियामेंट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके पार्लियामेंट रीच हो जाऊंगा। ठीक है, तो अगर जनता ने साथ दिया तो ऑफकोर्स। तो ये जो है मेन बात है। और मैं एजेंडे के ऊपर तो बहुत विस्तार में है। अगर राष्ट्रीय लेवल पे बोलूँ तो जो 7 करोड़ गरीब परिवार है लगभग, उनको एकदम 10 सालों में मध्यम अमीर बनाना है। और ये संभव है बिल्कुल, इसका मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। 10 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा और उनको मनरेगा या राशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़रूरत है तब तक की केवल राशन और मनरेगा जैसी पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर उनका इनकम को, वेल्थ को और इनकम को बढ़ा दिया जाए तो वो फिर अपने आप को खुद देख सकेंगे। वो एक बड़ी नीति है एपीआई की। दूसरा, इंडिया को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2045-47 तक बनाना, ये संभव है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की नीतियों से। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिज्म, साइंस एंड सॉल्यूशंस की, मैनी लॉज एंड मैनी सॉल्यूशंस की नीतियों से ये संभव है। ये 2 मेजर एजेंडा है। और फिर तो आदिवासियों का, उनको जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है। ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाना है 45% तक। ओबीसी सेंसस करना है, आदिवासियों के लिए अलग से कोड लाना है सेंसस में। किसानों का इनकम बढ़ाना है, यानी हर विलेज का परिवार का इनकम बढ़े, ये भी संभव है। ये तमाम नीतियों को मैं राइटिंग में डिक्लेयर करूँगा आज। उसमें की बहुत सारी नीतियों पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सर, लेकिन आपने जो चुनावी व्यवस्था को सुधारने के लिए 10 बिल्स दिए हैं, तो फिर उसके संबंध में कुछ? अभी तो 888 सांसद होने जा रहे हैं 2029 में। नई संसद बनी, वो मेरे वजह से बनी, मेरे बिल्स के बाद। मेरे बिल 2017 में मैंने दिए थे। उसके बाद सरकार ने नई संसद बनाने का ये किया और 888 लोकसभा में एंड 375 से 384 समथिंग राज्यसभा में होने वाले हैं। तो मैं पहला लीडर हूँ जैसे इसके बिल कैलकुलेशन करके दिए कि भाई आप 24-25 लाख पे एक सांसद हो रहा है, 4 लाख पे एक एमएलए हो रहा है, ये सही नहीं है। तो भाई 8-10 लाख पे एक सांसद हो और 1.5 से 2 लाख पे एक एमएलए हो, ये कैलकुलेशन करके मैंने दिया सबसे पहले और बिल फॉर्म में दिया जो कानून बनता है। उसी के बाद ये गवर्नमेंट को कंपेल होकर करना पड़ा। तो संसद तो बन गई है, अब नए ज़्यादा सांसद भी हो जाएंगे। बाकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इलेक्टोरल फंडिंग एंड मीडिया रेगुलेशन, ये जो 3 और चौथा ईवीएम के जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, वो चारों पे और काम करेंगे। पहले तो अभी 24 में इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।